हेलो स्टूडेंट, मैं सौरभ कोहली आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम चर्चा करने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के बारे में, जो कि सी टेट और यूपी टेट, एमपी टेट और राज्य के अलग अलग टेट में काम आएगा। इसके साथ ही ये जो शिक्षा है ये डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस और साथ ही साथ अन्य टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए भी काफ़ी लाभदायक है। तो आप इसे शुरू से अंत तक देखिए और इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं एमसीक्यूज़ की सीरीज़। और यह मेरा पेज है, आप मेरे बारे में जान सकते हैं इस पेज के माध्यम से और इस ट्रिकी एजुकेशन के बारे में। शिक्षा का अर्थ है ज्ञान। प्लेटो के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है व्यक्तित्व का विकास। निम्नलिखित में से कौन शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? शारीरिक विकास, चरित्र निर्माण, सांस्कृतिक संरक्षण, अनुचित लाभ। अनुचित लाभ। शिक्षा है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया। नियमित शिक्षा है कृत्रिम। निम्नलिखित में से कौन नियमित शिक्षा के अंतर्गत आता है? विद्यालय पाठ्यक्रम। निम्नलिखित में से कौन शिक्षा का घटक नहीं है? पुस्तक। निम्नलिखित में से किसका प्रभाव शिक्षा पर नहीं पड़ता है? समय, धर्म, समाज या इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं। शिक्षा का सामान्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? व्यक्तित्व का विकास। राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का क्या कार्य है? राष्ट्रीय एकता का विकास करना। भारतीय शिक्षा आयोग ने भारतीय संदर्भ में शिक्षा के निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की चर्चा नहीं की है? प्राचीन धार्मिक परंपराओं का पालन करना। शिक्षा ही राष्ट्रीय एकता का आधार है, यह कथन किसका है? जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्र का गुण उसकी सामाजिक इकाइयों का गुण है, यह कथन किसका है? मैकाइवर। राष्ट्रीय एकता का प्रमुख आधार क्या है? शिक्षा। ज्ञान अर्जन को शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य स्वीकार कर लेना से क्या हानि हो सकती है? व्यावहारिकता का समुचित विकास नहीं हो सकता। व्यक्ति का ध्यान अपनी रुचियों की ओर नहीं जाने की संभावना हो सकती। व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की अवहेलना हो सकती है। उपरोक्त सभी। चरित्र निर्माण को शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य स्वीकार कर लेने से क्या हानि हो सकती है? व्यवहार कुशलता की अवहेलना होती है। जीविकोपार्जन में सहायता नहीं मिलती। व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की अवहेलना हो सकती है। उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा नियमित शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता? धर्म। रॉल्स ने शिक्षा को क्या माना है? द्विमुखी प्रक्रिया। शिक्षा व्यक्ति के उस पूर्णता का विकास है जिस पर वह पहुंच सकता है, वह कथन किसका है? कांट का। शिक्षा द्वारा उत्पादिता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता नहीं है? विज्ञान की शिक्षा। शिक्षा द्वारा निम्नलिखित में से क्या संभव नहीं है? उपरोक्त सभी संभव है, यानी कि आधुनिकीकरण, राष्ट्रीय एकता, सामाजिक मूल्यों का विकास, ये सभी संभव है। निम्नलिखित में से कौन पाठ्यक्रम विकास को प्रभावित करने वाला कारक है? समाज एवं परिवेश, शिक्षा आयोग एवं समितियां, शिक्षा के उद्देश्य, ये सभी शामिल हैं। पाठ्यक्रम के निर्धारण में किसकी भूमिका होती है? शिक्षा आयोग एवं समितियां, विद्यालय शिक्षक, इन सभी की भूमिका होती है। ब्लूम के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। ब्लूम के शिक्षा के किस उद्देश्य की प्राप्ति पहले होती है? ज्ञानात्मक। शिक्षण के किस उद्देश्य के अनुरूप पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता होती है? ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, ये सभी। शिक्षण के क्रियात्मक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पाठ्यक्रम में से किस पर जोर दिया जाता है? क्रिया एवं प्रयोग। पाठ्यक्रम निर्माण में सर्वाधिक महत्व किसको दिया जाना चाहिए? व्यक्तिगत विभिन्नता। पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? उपरोक्त सभी के अनुरूप। पाठ्यक्रम विकास की प्रक्रिया कब प्रारंभ होती है? यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? पाठ्यक्रम छात्र केंद्रित होना चाहिए। वैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? कार्य एवं अनुभव केंद्रित। आर्थिक प्रगति के उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से कैसे पाठ्यक्रम में स्थान दिया जाना चाहिए? व्यावसायिक शिक्षा। पाठ्यक्रम के उद्देश्यों की पूर्ति किसके द्वारा संभव नहीं है? शिक्षक की आर्थिक स्थिति। पाठ्यक्रम के उद्देश्यों की पूर्ति में निम्नलिखित में से कौन सहायक नहीं हो सकता? विद्यालय भवन। पाठ्यक्रम विकास का आयाम है, ये सभी। किस दार्शनिक आधार पर निर्मित पाठ्यक्रम अनुभव केंद्रित होता है? प्रयोजनवाद। और प्रकृतिवाद छात्र पर केंद्रित होता है। पाठ्यक्रम विकास को प्रभावित करने वाला घटक है परीक्षा प्रणाली, अध्ययन समिति, समाज एवं परिवेश, ये सभी।
किस दार्शनिक आधार पर निर्मित पाठ्यक्रम छात्र केंद्रित होता है? प्रकृतिवाद। प्राथमिक कक्षा के शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से किसका ज्ञान होना सर्वाधिक आवश्यक है? बाल मनोविज्ञान। निम्नलिखित में से किसे बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत शामिल नहीं किया जा सकता? शिक्षा दर्शन। बालकों के स्वभाव को समझने के लिए शिक्षकों को निम्नलिखित में से किसका अध्ययन करना चाहिए? बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है बालक के जन्म के पूर्व गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का। बाल मनोविज्ञान का अध्ययन निम्नलिखित में से किसके लिए सर्वाधिक आवश्यक है? माध्यमिक शिक्षक के लिए। निम्नलिखित में से किसे बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता? शिक्षक की आर्थिक प्रगति में सहायक। निम्नलिखित में से किसे बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता के अंतर्गत रखा जा सकता है? बालक के व्यक्तित्व विकास में सहायक। निम्नलिखित में से किसका प्रभाव बालक के विकास पर पड़ता है? परिवार, विद्यालय और समाज सभी। निम्नलिखित में से किसे बाल अपराध की श्रेणी में रखा जा सकता है? चोरी करना। बालक के व्यवहार के अध्ययन के निम्नलिखित में से किस विधि में वास्तविक व्यवहार का निरीक्षण संभव नहीं होता? प्रश्नावली विधि। बालक के व्यवहार में परिवर्तन के लिए किस व्यवहार अध्ययन की किस विधि का सहारा लिया जाता है? उपचारात्मक विधि। बालक के व्यवहार के अध्ययन की निम्नलिखित में से किस विधि में बालक के माता पिता, भाई बहन एवं शिक्षकों से जानकारी प्राप्त की जाती है? व्यक्तिक इतिहास विधि। व्यक्तिक इतिहास विधि के जरिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के बालकों का व्यक्तिगत अध्ययन किया जाता है? पिछड़े बालक, प्रतिभाशाली बालक, अपराधी बालक, ये सभी का अध्ययन किया जाता है। बालक के सामाजिकता का परीक्षण किस विधि द्वारा किया जाता है? समाजमिति विधि। बाल अपराध का कारण निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? पारिवारिक, शारीरिक, सामाजिक, ये सभी। बालक की रुचि विद्यालय में बढ़ाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? विद्यालय का वातावरण बालक के अनुकूल किया जाना चाहिए। निम्नलिखित में से बाल अपराध की श्रेणी में रखा जा सकता है माता पिता की बात न मानना, गंदी भाषा का प्रयोग करना, आवारागर्दी करना, ये सभी। बाल अपराध की रोकथाम के लिए माता पिता को क्या करना चाहिए? बच्चों से सहानुभूतिपूर्ण एवं सकारात्मक व्यवहार करना चाहिए। बाल अपराधियों को सुधारने के लिए किसकी सहायता लेनी चाहिए? मनोचिकित्सकों की। बाल्यावस्था में निम्नलिखित में से किसमें बालक की रुचि होती है? अपने नाम में, अपने वस्त्र में, विद्यालय में, इन सभी में। शिक्षा मनोविज्ञान वर्तमान में किस अवस्था में है? शैशवावस्था। शिक्षा मनोवैज्ञानिक के अध्ययन की अंतर्दर्शन विधि में एक बार में अध्ययन हो सकता है केवल एक व्यक्ति का। शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन सहायक है शिक्षण दक्षताओं के विकास में। बुद्धि के इकाई सिद्धांत के प्रतिपादक हैं स्टर्न एवं जॉनसन। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में नहीं आता है औद्योगिक अध्ययन। शिक्षा मनोविज्ञान के प्रयोग से क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं अनुशासन स्थापना में, मूल्यांकन प्रक्रिया में, शिक्षण विधियों में, इन सभी में। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? शिक्षा का किसी भी योजना में शिक्षक का केंद्रीय स्थान होता है। पूर्णतः सहमत। व्यक्तित्व आकलन के लिए आवश्यक है व्यक्ति के आंतरिक व्यवहार की जानकारी, व्यक्ति के बाहरी व्यवहार का अध्ययन, ये दोनों। मनोविज्ञान का आरंभ कहा जाता था आत्मा का विज्ञान। निम्नलिखित में से वह मनोवैज्ञानिक विधि बताइए जो किसी बालक की समस्या का अध्ययन करने के लिए सबसे कम उपयोगी है। प्रयोगात्मक विधि। ध्यान रहे, प्रयोगात्मक विधि सबसे कम उपयोगी है। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है अभिवृत्तियों का, रुचियों का, अभिक्षमताओं का, इन सभी का। उपचारात्मक विधि उपयोगी है पिछड़े बालकों के सुधार में। मनोविश्लेषण संप्रदाय का स्थापना करने का श्रेय है सिगमंड फ्रायड का। वर्तमान में मनोविज्ञान है व्यवहार का विज्ञान। मनोवैज्ञानिक अध्ययन की किस विधि में व्यक्ति द्वारा स्वयं के अपने अंतःकरण का विश्लेषण किया जाता है? अंतर्दर्शन विधि। शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक एवं मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क एवं आत्मा के सर्वोत्तम अंश की अभिव्यक्ति है। गांधी। शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी है पाठ्यक्रम के सुधार में, शिक्षण विधियों के प्रयोग में, शिक्षण विधियों की खोज में, उपयुक्त सभी में। किस विद्वान ने मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति को ही शिक्षा माना है? विवेकानंद। जे.बी. वॉटसन ने मनोविज्ञान के किस संप्रदाय स्कूल को प्रतिपादित किया है? व्यवहारवादी। शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी है समय सारणी बनाने में, परीक्षा प्रश्न पत्र बनाने में, शिक्षण विधि के सुधार में, उपयुक्त सभी में। शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व है विद्यार्थी की कमजोरियों को ज्ञान प्राप्त करने में,
सहायता करना, विद्यार्थी को समझने में, विद्यार्थी को उत्प्रेरित करने में, ये सभी चीज़ें, यानी कि आंसर डी। शिक्षण मनोविज्ञान पर आधारित है। किंडरगार्टन पद्धति, मॉन्टेसरी पद्धति और खेल पद्धति, ये सभी। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित हुई थी 1879 जर्मनी। प्रबलन सिद्धांत के प्रतिपादक थे स्किनर।